नया वेरिएंट है और उसके चलते जो तमाम म्यूटेशन हो रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तमाम जानकारियां दी जा रही थी कि कितने खतरनाक हैं और किस तरीके से उनके जीन्स को, उनके स्ट्रक्चर को समझने और उसकी काट ढूंढने की तमाम कोशिशें लगातार चल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त दो वरिष्ठ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल, प्रेसिडेंट IMA ईस्ट दिल्ली, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप लोगों के लिए एक सलाह है कि 01161362114 या 01161362014 इस नंबर को मिलाएं। अगर कोई आपके दिल में सवाल है, सवाल किसी भी तरीके का हो, अगर कोरोना बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, तो आप इन नंबर को मिलाएं। हमारे वरिष्ठ डॉक्टर आपको वो सलाह देंगे जो आपके लिए वाकई काम की होगी और असर की होगी। शुरुआत डॉक्टर सुनील सिंघल आपके साथ ही मैं कर लेता हूं। हम लोग दूसरी लहर में बेहद खौफजदा हैं और ऐसे मामलों का आंकड़ा देख रहे हैं जो हमने सोचा नहीं था। 4 लाख मामले एक दिन में आ रहे हैं, 4000 के करीब मौतें एक दिन में हो रही हैं। दूसरी लहर इतनी खतरनाक होने के पीछे वजह क्या है? मुझे लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है आवाज न जाने की। अगर मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आपसे ही सवाल की शुरुआत कर लेता हूं। दूसरी लहर, 4 लाख मामले आ गए एक दिन में, 4000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। पहला सवाल तो यही आपसे कि दूसरी लहर इतनी ज्यादा खौफनाक कैसे हो गई? वो वजहें क्या रही? क्या इसमें वायरस का म्यूटेशन बहुत बड़ी वजह है, या फिर इसमें कई सारी गलतियां मिलकर अब ये हालत हमारे सामने आ रही है? देखिए, हमें इस बात का कोई शक नहीं है, जब लास्ट दिसंबर में जब हम देख रहे थे कि ये दूसरी लहर पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अग्रसर थी, तो हमें भी पता था कि ये हिंदुस्तान पे जरूर दस्तक देगी। और ऑलमोस्ट मिड फरवरी तक हमें पूरा एहसास था कि ये आ चुकी है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पूरा, आई वुड से, होल ऑफ फरवरी और मार्च वेस्ट हो गया कि तब हम इसको देख ही नहीं पाए। अप्रैल में तो वो पूरे कहते हैं ना, पूरी धारा पे आ गई थी और इतना बुरी तरह हमें इफेक्ट कर रही थी कि हमें पता था। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में फोकस इस पे नहीं था। पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स सब लगातार चल रही थी। एक वजह तो यह है कि जो जनार्दन है वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे थे, वो आज तक भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे देश में कई जगहों पे लॉकडाउन, इंक्लूडिंग NCR में लॉकडाउन लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, यूपी में लगा हुआ है, हरियाणा में लगा हुआ है, कुछ और प्रदेश में लगा हुआ है, लेकिन ये सारे सॉफ्ट लॉकडाउन हैं। और जो ये वायरस है, ये पिछले वायरस के मुकाबले में कम से कम 1.5-2 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो एक, लोगों का फॉलो ना करना कोरोना नॉर्म्स, दूसरा, सरकारों का उतनी जोर जबरदस्ती अभी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जो लॉकडाउन पिछले मार्च में और अप्रैल और मई में लगा था 2020 में, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट या एक पार्शियल लॉकडाउन लगता है। आम लोग सड़कों पे घूमते नजर आते हैं, उसको एक एक्सटेंडेड छुट्टी समझ के काट रहे हैं। बड़ी रोड्स पे ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। जो आर्टियल रोड्स हैं, छोटे घरों के पास हैं, तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जब हम प्रिकॉशंस ले ही नहीं रहे और प्लस टोटल कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है, तो कि ये हो रहा है। ऊपर से आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये वायरस इस बार का, इसका स्प्रेड बहुत ही यूनिफॉर्म है। पहले हम देखते थे कि कोई हॉटस्पॉट्स कुछ जगहों पे होते थे, कहीं फैल रहा है, कहीं नहीं फैल रहा। अगर आप दिल्ली पर से को देखें तो दिल्ली का कोई इंच नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है जिसमें कोरोना ना हो। तो अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो हमारे देश के बाकी हिस्सों में बगैर, तो हमें अब तो सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि हम लॉकडाउन को थोड़ा इफेक्टिव बनाएं या एक टोटल कंप्लीट मिलिट्री काइंड ऑफ नेशनल लॉकडाउन लगाएं। अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। 4 लाख केस लगातार होते रहे और हमारी जो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पहले से ही बहुत चरमरा रही हैं, उनका क्या होगा आप सोच सकते हो। लोगों को मौत ही मौत बेस करनी पड़ेगी और परेशानी। तो हमारे हिसाब से एक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा।
एक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला, दूसरी लहर में तो हम बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इतने मामले हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर एक अलग तरीके का दबाव पड़ गया है। सवाल यह है कि अभी हम दूसरी लहर के पीक पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लोगों का कहना है अभी वो पीक नहीं आ पाया है, हम तीसरी लहर की बात करना शुरू हो चुके हैं। अगर सीवियरिटी को देखा जाए तो तीसरी लहर में हम क्या क्या ऐसा देख सकते हैं, क्या क्या ऐसा भुगत सकते हैं जो बहुत खौफनाक होगा अगर अभी से न संभले तो? देखिए, तीसरी लहर की शायद हमारी तैयारी कुछ अच्छी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्लान जो हमारा 16 जनवरी को शुरू हुआ था, वो आज भी हम मसे मसे तकरीबन हमारे देश की 15 करोड़ आबादी को दे पाए हैं। और जो 18 to 45 वाला जो वर्ग है लोगों का, जिसका वैक्सीनेशन अभी सिर्फ 1 मई से या 2 या 3 मई से शुरू हुआ है, वो भी बहुत बड़ा वर्ग है। और ये ऐसे लोग हैं जो 18 से 45 वाले, जो बहुत ही मोबाइल होते हैं, जो जॉब्स के लिए भी बाहर जाते हैं, जो घूमने के लिए बाहर जाते हैं और सौदे सामान के लिए बाहर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है शायद तीसरी लहर का अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। तब तक हमारी वैक्सीनेशन, मैं मान के चलूंगा, थोड़ी बेहतर हो जाएगी और थोड़ी बहुत हमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन जो फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए, जो सेकंड वेव जो हमें तस नस कर रही है, उसको संभाला जाए और किसी तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए हम कुछ ऐसा करें जो कोरोना प्रिपेयर्ड बाहर लोगों को जब तक जोर जबरदस्ती ना की जाए, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, बिना मास्क के भी निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे दिन अच्छे आएंगे? हमारे दिन अच्छे नहीं आएंगे जब तक हम बेसिक नियमों का फॉलो नहीं करेंगे। सरकारें कितनी भी कुछ कहती रहें, जब तक लोग फॉलो नहीं करेंगे और सरकारें सिर्फ सख्ती करें, चाहे पेनल्टीज लगाएं, कैसे भी करें, लेकिन हमारे से हर दिन जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो देश की जनता की सफरिंग बढ़ती चली जाएगी। मौतों का ये तांडव खत्म ही नहीं होगा। हमें बहुत जल्दी कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष डीएमसी, बहुत ही कड़े लॉकडाउन की इस वक्त यहां पर वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब कैरेट या स्टिक, यानी प्यार से या मार से, किसी भी तरीके से अब लोगों को कड़ाई के साथ उनसे पालन करवाना ही इस वक्त की मांग है। मैं डॉक्टर सुनील सिंघल के पास भी आगे जाऊंगा, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट कर आता हूं। तीसरी लहर और सरकार को फटकार, वहीं कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल की तारीफ की है। इसी को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा ने। किशोरी पेडनेकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ अहम विषयों में इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, मुंबई मॉडल की सराहना की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस पे क्या टिप्पणी देती हैं आप? मुझे आनंद हुआ है जी कि मुंबई मॉडल ये पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आदर्श हो गए जी। इसका कारण है, जब से कोविड-19 का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा, तब से हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो गाइडलाइन दी, वो गाइडलाइन पकड़ के मुंबई महानगर पालिका ने काम किया। मुझे लगता है हमारा जो काम है मुंबई का, इकबाल चहल जो हमारे आयुक्त है, वो अच्छी तरह अपने टीम को बराबर टाइम पे काम करके, मुख्यमंत्री इनके साथ बात करके भी दिन में 4 या 5 बार मुख्यमंत्री हर एक महानगर पालिका के आयुक्त के साथ, हर एक महानगर पालिका के महापौर के साथ बात करते, पूछते, रात 11-12 बजे भी फोन करते, आज के दिन में क्या हुआ। इसका मतलब है हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब जो कहते कि मी कुटुंब प्रमुख है, तो वो मुख्यमंत्री बाद में, लेकिन वो समझते मैं कुटुंब प्रमुख है, फैमिली है मेरी है, और फैमिली जैसे वो काम करते। इसीलिए ये नतीजा निकला है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने को गौरवित किया है। मेयर मैडम, साथ में मुझे ये भी समझाइएगा आप, यहाँ पर देश व्यापक अब चिंता और समस्या हो गई है ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर। मुंबई ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? मुंबई ने क्या कुछ ऐसे पहले ठोस कदम उठाए जिससे आज देश के चारों ओर से सराहना मिल रही है मुंबई को? हमारे मुंबई में पहला जंबो सेंटर चालू किए, मुझे लगता है वर्ल्ड में भी नहीं था।
चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, इस वक्त उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल, लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, हम आपसे ब्रेक से ठीक पहले बात कर रहे थे कि हम किन वजहों के चलते इस खतरनाक वेव के संक्रमण में आ गए हैं। वायरस म्यूटेट किया, वो अलग बात है, तमाम गलतियां हुई और वो बातें विजिबल भी हैं, दिखाई भी पड़ रही हैं, और आप एक सख्त लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दूसरी वेव उतनी बड़ी, उतना कहर वाली नहीं है जितनी कि तीसरी वेव में होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि तीसरी वेव को टाला नहीं जा सकता। जैसे पहली वेव के बाद लगातार दूसरी वेव आ रही थी और भारत में ये पहचानने में देरी कर दी गई कि हम दूसरी वेव का सामना करेंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, वैसे ही तीसरी वेव भी एक ऐसा सच है जो शायद दूर तो हो लेकिन आएगी जरूर। हम किस तरह की एहतियात बरतें, किस तरह का ध्यान रखें ताकि दूसरी वेव जैसी हालत तीसरी वेव में न हो? देखिए, जब दूसरी वेव आ रही थी, अब तीसरी वेव खतरनाक ना है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोहराई ना जाएं। जब दिसंबर में वेस्टर्न वर्ल्ड में दूसरी वेव आ रही थी और पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद पड़ा था, उन लोगों ने अपना क्रिसमस डे, अपना न्यू ईयर तक नहीं बनाया, टोटल लॉकडाउन कर रखे थे मोस्टली जगहों पे। इसका क्या मतलब है कि वो एहतियात बरत रहे थे। तब हमें एहसास करना चाहिए था, तब हमारी सारी फ्लाइट्स, हमारा एयर ट्रेवल खुलेआम चल रहा था। क्या उस टाइम हमें ये नहीं करना चाहिए था कि हमें एयर ट्रेवल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, या हमें उनको जो वहां से आ रहे हैं या जा रहे हैं उन पे कोई पाबंदियां लगानी चाहिए थी? नंबर 1। नंबर 2, उसके जब वायरस अंदर देश में आ भी गया था, उसके बाद भी आज तक भी हम जो सख्ती की, मैं बार बार कह रहा हूं, एडवोकेसी कर रहा हूं, वो हम आज तक नहीं कर पाए। उसका मतलब क्या है? वी आर लेटिंग द वायरस कम्युनिटी स्प्रेड। आज भी कहने को आधे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, आधे हिंदुस्तान, लेकिन ये लॉकडाउन इतना सॉफ्ट है कि जिससे हम कोई उम्मीद ही नहीं करते कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। जहां तक वक्त करना कि तीसरे की चिंता करना, तीसरे लॉकडाउन की, तीसरे वेव की, उसके लिए मैं समझता हूं तब तक हमारी जो ये वैक्सीनेशन है, जो अभी सिर्फ 14-14.5 करोड़ तक हो पाई है, उम्मीद करता हूं कि अगले 3-4 महीनों में हम तकरीबन इसको 45 या 50 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे, तो शायद हमें कुछ ना कुछ हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो अभी हमें नहीं मालूम कि जो तीसरी वेव में वायरस कैसा होगा, वो कैसी म्यूटेशन करेगा, वो बच्चों को इफेक्ट करेगा, किसको करेगा, लेकिन मैं समझता हूं उसकी चिंता की तैयारी तो है सो है। उसके ज्यादा जरूरी है जो हम आज की सेकेंड वेव देख रहे हैं उसको हम थमाएं। आप देखिएगा, पिछले तकरीबन आज 10वां दिन हो गया है, हम 4 लाख के आसपास केस पोस्ट कर रहे हैं। 4 लाख में से अगर 10-20% पेशेंट्स भी अगर इंटेंसिव केयर या आईसीयू की मांगते हैं, तो आप सोच के देखिए दिल्ली की या हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चाहे जितना मर्जी बेड्स बढ़ा लिए जाएं, दैट मींस की इवेंचुअली हमारे प्रिवेंशन यानी कि केस ना होने को रोकना ही हमारा बड़ा इलाज होगा। जो केस हो जाएंगे उनको इंटेंसिव केयर देना है, उनको कैसी जान बचानी है, उनकी मौतों को रोकना है, वो एक बात का मुद्दा है। पहले प्रिवेंशन का मतलब वही 5 मुद्दे लोग, मेरी आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को बार के हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग इस बात को कैजुअली ले रहे हैं और सरकारों से अपील कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, आईसीयू मिल जाए, उनसे कहा जाए कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही सिंपल बातें, आप लॉकडाउन की क्या जरूरत है, आपको बेवजह घर से मत निकलिए, आप घर के अंदर बैठे हो। नंबर 1, यूनिवर्सल मास्किंग का इस्तेमाल, भीड़ में मत जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और अपने घर में रहते हुए अपना डाइट ठीक लीजिएगा। अगर इसको हम जीवन शैली अपना लें तो मैं समझता हूं कि दूसरी वेव का तीसरी वेव भी अगर हम लॉकडाउन बिना लगे इसको आसानी से फेस। डॉक्टर चावला, अगर लोग इतना ही मान लें तो भीड़ में न जाने की बात कहने की जरूरत ही सामने नहीं आएगी, क्योंकि तब भीड़ होगी ही नहीं। लोग अपनी जरूरत पर बाहर निकलेंगे और जरूरत पूरी करते ही वापस आ जाएंगे, वो भीड़ बढ़ाने का जरिया नहीं बनेगी। लेकिन डॉक्टर चावला, बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर की जो आमद दर्ज की जा रही है, जब शुरुआत में हुआ था, पिछले साल की बात थी, तो उम्र दराज लोगों पर कोरोना का वायरस जो था वो ज्यादा खास तौर पर हमला कर रहा था। इस दूसरी वेव में पिछले 1-1.5 महीने में ज्यादातर वो लोग इसके शिकार हुए हैं जो यंग थे, 18 से 44 के बीच के उम्र के दायरे में ज्यादातर आते थे, और वो न केवल गंभीर हालात में पहुंचे हैं,
कुछ बहुत काफी भाग्यशाली रहे कि वो बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी मार से बच नहीं पाए। और तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात को कहा कि अगर ये बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करेगी, बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, तो हम किस एक्शन प्लान के साथ आगे जाएं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में वायरस बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला या अटैक कर सकता है, वो वजह क्या आपको नजर आती है? देखिए, जैसा कि हमें पहले भी मालूम है, ये वायरस मानव जाति से ज्यादा स्मार्ट है। ये बहुत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, बदल देता है। जहां उसको लगता है कि मैं नहीं फैल पा रहा, वो अपने आप को ऐसे बदलता है कि वो एक दूसरी किस्म की जनता में ज्यादा इन्फेक्ट कर पाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहला वेव थी उसमें हम एल्डरली ज्यादा थे। इस बार भी हम कहेंगे कि जो वेव है ये, इसमें आई वुड से 20 to 30% ये यंग को अफेक्ट कर रही है। अभी भी ये 60-70% एल्डरली को इफेक्ट कर रही है। लेकिन ये शक कुछ हद तक ठीक है कि जो वल्नरेबल क्लास है, जो वल्नरेबल क्लास है वो हो गई, बच्चे बच गए हैं। तो हमें ये डर है, हालांकि इसको कोई कहने का कोई बहुत बड़ा बेसिस नहीं हो सकता। ये एक इमेजिनेशन है कि वायरस जिस तरह से अपने को बदलता है, तो जो तीसरी लहर में होगा तो बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, ये एक डर है। लेकिन बच्चे प्रभावित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ओनली बच्चे प्रभावित होंगे। बच्चे जो अभी तक काफी हद तक बचे हुए हैं, जो हमारे बच्चे 10, 12, 14 साल तक के बच्चे हैं, तो डर है ये कि अगली वेव में ये भी इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वायरस ऐसा म्यूटेशन जरूर शो करेगा। आप एक बात पर जोर दे रहे थे डॉक्टर नरेश चावला कि 50 करोड़ तक अगर हम सितंबर तक वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो हम उसके जरिए हर्ड इम्यूनिटी को पा लेंगे, यानी संक्रमण आगे नहीं बढ़ेगा और उसके जरिए हम पूरी सोसाइटी को ठीक भी कर सकते हैं। क्या तब तक हम ये उम्मीद करें कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में जो अभी तक की चिंता है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, क्या तब तक हमें बच्चों के भी वैक्सीन के बारे में न केवल सोचना होगा, क्या तब तक आने की हम उम्मीद कर सकते हैं बाय सितंबर, जब तक हम थर्ड वेव की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये सच है कि अमेरिका में उन्होंने 16 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगाना शुरू कर दिया है। इंडिया में देखो अब तादाद बहुत ज्यादा है, हमारा एक्सटेंट ऑफ वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा है। उसको अगर देखा जाए तो अभी तो हम 45 से 60 से ऊपर लोगों को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही वैलिड देश है। तो हमारे हिसाब से लॉजिस्टिकली हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत बढ़नी चाहिए, सेंटर्स बढ़ने चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि हमने शायद 2 तारीख को 42 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीनेट किया था। कल परसों सुनने को मिला है कि हम सिर्फ 18 लाख कर पाए हैं। तो जो भी इसमें छोटे मोटे इरिटेंट्स हैं, हम इसको बढ़ा के अप टू 60, 65, 75 लाख करें और सेंटर्स खोले जाएं और मेडिकल मैन पावर को दे, क्योंकि यही एक चीज है जो आने वाले समय में अपार्ट फ्रॉम सोशल वैक्सीन या सोशल नॉर्म्स फॉलो कर हमें बचा सकती है। तो अगर हमें दूरदर्शी होना है तो हमारी वैक्सीनेशन को बहुत ही एग्रेसिवली हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जितने भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, हमें उसको चाहे किसी भी प्रदेश के लेवल पे, किसी भी सरकार के लेवल पे, उसको बहुत जल्दी सीधा करना चाहिए और बहुत बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर चावला, अगर पिछले साल से और आज तक जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तब तक का अगर मैं ट्रेंड को आपके सामने रखूं, और मुझसे बेहतर आपने उसको स्टडी भी किया होगा, पिछले साल जब 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था, तब ये माना गया था भारत में मामले आने शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बढ़ेंगे और उस हिसाब से बढ़े भी थे। तो मार्च के ठीक पहले का समय वो था जब 2 मौसम आपस में ट्रांजिशन के दौर में थे। एक थ्रेशोल्ड था, सर्दी जा रही थी और गर्मी आ रही थी। इस बार जब दूसरी लहर आई है, ठीक वही टाइम तय सामने देखा हमने, और पिछले साल सितंबर का जो टाइम था, जिसके बाद गर्मी एकदम हल्की होनी शुरू होती है और उसके बाद फिर से सर्दी का एक इफेक्ट आना शुरू होता है। और अब तीसरी लहर की भी हम बात सितंबर के बाद की कर रहे हैं, जब ऐसे ही मौसम चेंज हो रहा है। तो क्या ये मौसम चेंज होना और इस वायरस के म्यूटेशन और उसकी एक्टिविटी में तेजी आना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है? सर, अभी तक जो शोध या रिसर्च है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि क्या कोरोना या कोविड-19 सिर्फ गर्मियों की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल जितने ठंडे देश हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोप पूरा ठंडा देश है, अमेरिका पूरा ठंडे देश है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे ठंडे देश हैं। ऐसा कोई ठंड और गर्मी का देखा नहीं गया है। ये सिर्फ एक वायरस का साइकिल हो सकता है। अभी तक ये कहना
कि सर्दियों की अंत पे और गर्मियों की शुरुआत पे ऐसा होता होगा, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ठंडे देशों में भी ये उतना ही प्रकोप कर रहा है जितना कि गर्म देशों में कर रहा है। तो ऐसा कोई अभी मौसम का या ठंड गर्मी का रिलेशन कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ठंड गर्मी का रिलेशन कहना बिल्कुल ही गलत होगा। और डॉक्टर नरेश चावला, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे दिल में, जो कि मैं आम आदमी, आम नागरिक के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं। पिछली जो वेव थी पिछले साल, हमें यह बताया गया कि ज्यादातर ये वायरस आपके गले को सबसे पहले संक्रमित कर रहा है, उसके बाद आपके नॉस्ट्रिल्स को और नाक के बाकी हिस्सों को आपके संक्रमित कर रहा है, और धीरे धीरे ये वायरस आपको अपनी पकड़ में ले रहा है। लेकिन इस बार ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें पता ये चलना शुरू हुआ है कि ये वायरस आपके फेफड़ों को एकदम इनएक्टिव कर देता है पूरी तरीके से। आखिर ये म्यूटेशन लंग्स पर इतना ज्यादा क्यों हावी हो गया है, और जो लोग अभी इससे बचे हुए हैं इस सेकेंड वेव के दौरान, वो लोग ऐसा क्या करें कि अपने लंग्स को पूरी तरह से इफेक्टिव रखें, बचाए रखें? वो क्या तरीके हों जिससे कम से कम वो खुद को इसके असर से दूर रखें और इस संक्रमण का हिस्सा न बने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वायरस, हालांकि पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया था कि कुछ वायरस के केसेस कोरोना वायरस के पेट से भी स्टार्ट हो गए थे, बट लार्जली जो देखा गया है ये नाक और मुंह से एंटर करता है, और नाक से कहा जाएगा। और ये इसलिए नाक और गले की अगर हम देखभाल थोड़ी अच्छी कर लें, इसको पिछले कुछ टाइम में जो कुछ देसी इलाजों के रूप में, कोई घर के कंकोक्शंस में, कि गले में आप सिंपल पानी ज्यादा पीते रहना, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखना, अपने गले के गरारे करना और थोड़ा स्टीम इनहेलेशन करना, और अपने फेफड़ों को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत यौगिक एक्सरसाइजेज, योगा करते रहें या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते रहें, तो मुझे लगता है कि इंसान कुछ बच सकता है। और इसके ऊपर एक चीज जो सबसे जरूरी होती है, उसको होता है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी के लिए आप एक एक्सरसाइज आदमी होइए, आप एक मतलब कि जिसको कहा जाए कि अपने डाइट का ख्याल रखिए, जिसमें प्रोटीन और का डाइट का अच्छा ख्याल रखा जाए, एक संतुलित आहार रखा जाए, तो ये कुछ चीजें हमें बचा सकती हैं। उसके ऊपर तो सबसे बड़ी चीज है कि आप वायरस से जितना दूर रहिएगा, जितना आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, उतना ही आप बच सकते हैं। अदरवाइज लेकिन हमने देखा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप बाहर निकलते हैं और थोड़ा ज्यादा निकलते हैं, तो बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए घर के अंदर बनाए रखना और सिंपल नियमों का पालन करना अगर आप करें, तो आप काफी हद तक बच सकते हैं। काफी हद तक बच सकते हैं। उन नियमों का पालन कीजिए। दर्शकों, बहुत अच्छी राय दे रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल, और आपको ये माननी अब जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा सीधी सी बात कहूं आपसे, कोई चारा नहीं बचा है। हमने अपनी लापरवाहियों, अपनी गलतियों से, उसमें तमाम लोग अलग अलग स्तर पर शामिल हैं, सबने इस स्थिति में खुद को पहुंचा दिया है कि अब लॉकडाउन अपने मुंह, नाक और पैरों पर लगाना ही होगा। चौथा लॉकडाउन जो सरकार का है, वो सबकी भलाई के लिए जब जैसे लगाए, उस चौथे लॉकडाउन को भी हमें यहां पर झेलना होगा। लेकिन हम जब अपनी परेशानी की बात करते हैं, तो हेल्थ प्रोफेशनल को हम भूल जाते हैं। लगातार हेल्थ प्रोफेशनल और डॉक्टर्स इस बीमारी के दौरान, इस संक्रमण के दौरान, इस भयावह संक्रमण के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला, हम अगर तीसरी वेव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपका भी कहना है कि हमें उसके लिए तैयार रहना होगा, हम इस डर के साए से भी तो साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल पिछले साल भर से ज्यादा से लगातार लगे हैं, वो भी थक गए होंगे, और इस थकी हुई हेल्थ फोर्स के साथ हम कैसे चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे? क्या हमें इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी तलाशने होंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश के डॉक्टर्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोरोना वॉरियर का खिताब दिया है, और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स लगातार जटे हुए हैं। और मैं आपको बड़ी दुख से इन्फॉर्म करूंगा, अब तक ऑलमोस्ट 850 या उससे थोड़ी ज्यादा डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। वो किसी भी वर्ग में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज भी हमारे किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया कि हम कोविड की ड्यूटी नहीं करेंगे, चाहे वो क्लिनिक्स में है, चाहे वो नर्सिंग होम्स में है, चाहे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में है। तो मेरी तो सबसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर के, जब भी आपको बीमारी डायग्नोस होवे, आप किसी किस्म के व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन या इधर उधर ध्यान मत ढूंढिए। ये नहीं कि आपका जिस दिन आपका डायग्नोस होता है कि आप अपना एक आईसीयू का
बेड ढूंढ रहे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड कर रहे हैं या रेमडेसिविर ड्रग होल्ड कर रहे हैं, आपके डॉक्टर के टच में रहिएगा। वो आपको 90%, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, 90% तक केसेस एक सिंपल होम आइसोलेशन से, घर बैठे बैठे डॉक्टर की वीडियो सेलेक्ट से और सिंपल आसान तरीकों से मैनेज हो सकते हैं। और मैं सबसे कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। अगर वो आपको सलाह देता है कि ये किया जाए तो उतना ही करिएगा, और जबरदस्ती के डरते रहिएगा। और एक अजीब किस्म की एंग्जाइटी और बेचैनी जो कि सिस्टम पूरे समाज में फैली हुई है, वो ना हो तो हम इस बीमारी को आसानी से और बिना किसी बेचैनी के इसको डील कर सकते हैं। यानी डॉक्टर नरेश चावला, जो अस्पतालों में अचानक भीड़ पड़ी है, जो मेडिकल सिस्टम के ऊपर एक बड़ा बोझ पड़ा है, आपके कहने के मुताबिक अगर 90% के करीब लोग घर पर प्रॉपर सलाह के साथ ठीक हो सकते हैं, तो आपकी सलाह मेरे ख्याल से यही है हमारे दर्शकों के लिए कि वो अपने डॉक्टर से टच में रहें और तभी तय करें अस्पताल जाना जब उनका डॉक्टर उनको ऐसा करने को कहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कहूंगा हो क्या रहा है कि हमने देखा कि जैसे ही उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है, एकदम परिवार में घंटी बज जाती है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, देखते हैं कि एक अमीर आदमी समझता है कि मैं फटाफट एक आईसीयू बेड बुक कर लूं। उसकी जरूरत नहीं है। बीमारी के 2 फेस होते हैं। पहला 7 दिन का फेस तो बड़ा शांति से गुजरता है, अगर वो ज्यादातर के इसी में ठीक हो जाते हैं। अगर इसी दूसरे फेस में ज्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिनमें कोई कोमोबिलिटीज होती हैं, उनका थोड़ा सा फंसने का डर ज्यादा होता है। वो अपने डॉक्टर के टच में रहें, अपना ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन देखते रहें। अगर ऑक्सीजन आपकी 92% से ऊपर रहती है, अपना हाइड्रेशन यानी कि 2.5-3 लीटर पानी पीना, एक संतुलित आहार खाना, जंक फूड अवॉइड करना, वो अपना स्टीम इनहेलेशन करना और कुछ फ्रूट्स खाते रहना, मैं कहता हूं बड़ी आसानी से बिना किसी बेचैनी के आपके केस ठीक हो सकते हैं। बिना किसी बेचैनी का केस ठीक हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना, और डॉक्टर नरेश चावला जिसकी वकालत कर रहे हैं, अब हमको खुद अपनी तरफ से अपने ऊपर एक लॉकडाउन लगाना होगा अगर तीसरी और गंभीर लहर का सामना नहीं करना है। तो हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हम एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सवाल सिर्फ उन कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन करने का है। डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष डीएमसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े, आपने तमाम अपनी राय हमारे दर्शकों के लिए